नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पंकज कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीएससी चित्तौड़गढ़। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे तृतीय वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट कोड EL301 दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट की यूनिट नंबर 7 मल्टीवाइब्रेटर से एक टॉपिक अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ मल्टीवाइब्रेटर देखा था। हमने ये जान लिया था कि बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है। अब हम इस वीडियो में अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को सर्किट डायग्राम की सहायता से डिटेल में स्टडी करेंगे। कैसे इसका ऑपरेशन होता है, क्या इसके यूजेस हैं, कैसे ये कंस्ट्रक्ट होता है, क्या क्या एलिमेंट्स इसमें लगते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती है, ये हमने कल देख लिया था। दोनों ही जो स्टेट्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, क्वासी स्टेबल या टेम्परेरी स्टेबल स्टेट्स होती हैं, और इसमें बिना किसी ट्रिगरिंग पल्स के स्टेट्स स्विच होती रहती है आपस में। ओके, अब ये वंस द मल्टीवाइब्रेटर इज ऑन, इट जस्ट चेंजेस इट्स स्टेट्स ऑन इट्स ओन आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। ऑटोमेटिकली ये जो है कुछ टाइम पीरियड के बाद अपनी स्टेट्स में स्विच होता रहेगा, और ये टाइम पीरियड डिफाइन किया जाता है जो इसमें सर्किट एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं, रजिस्टर और कैपेसिटर, उसके टाइम कांस्टेंट RC टाइम कांस्टेंट्स पे ये डिपेंड करता है। एक DC पावर सप्लाई हमने VCC दिए हैं सर्किट के ऑपरेशन के लिए। अब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली दो टाइप का हो सकता है। एक तो होता है आपका कलेक्टर कपल्ड अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, और दूसरा होता है एमिटर कपल्ड अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो बेसिकली हम इसमें कपल्ड ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। कपल्ड ट्रांजिस्टर का मतलब हम दो स्टेजेस यूज़ कर रहे हैं। एक स्टेज को दूसरी स्टेज से कपल करने के लिए हम जो रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं उसी के नाम पे ये कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे हमने अगर कलेक्टर रेजिस्टेंस को दोनों ट्रांजिस्टर की स्टेजेस को कपल करने के लिए यूज़ किया है तो इट विल बी कॉल्ड एज द कलेक्टर कपल्ड अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अगर हमने ये कपलिंग एमिटर रेजिस्टेंस के थ्रू की है तो उस केस में इट विल बी कॉल्ड एज द एमिटर कपल्ड अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। सो सर्किट डायग्राम में चेंज आएगा, बाकी ऑपरेशन जो है वो उसका लगभग उसका सेम ही रहता है। सो हम यहाँ पे कलेक्टर कपल्ड अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की बात करेंगे, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वाइडली यूज्ड है। सो इस केस में क्या होता है, दो ट्रांजिस्टर काम में आते हैं, Q1 और Q2, वो आपस में फीडबैक में कनेक्टेड होते हैं, और ट्रांजिस्टर Q1 का जो कलेक्टर है वो ट्रांजिस्टर Q2 के बेस पे कनेक्टेड होता है थ्रू द कैपेसिटर C1, और सिमिलरली जो आपका ट्रांजिस्टर Q2 है उस Q2 का जो कलेक्टर है वो ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पे कनेक्ट रहता है थ्रू द कैपेसिटर C2, और दोनों ट्रांजिस्टर के जो एमिटर्स हैं वो ग्राउंडेड रहते हैं, और कलेक्टर लोड रजिस्टर R1 और R4 जो है वो और बाइसिंग रजिस्टर R2 एंड R3 जो है वो इक्वल वैल्यू के होंगे, यानी कि R1 इक्वल टू दी R4 एंड R2 इक्वल टू दी R3 होगा, और कैपेसिटर C1 और C2 जो है वो भी हम इक्वल वैल्यूज़ के लेते हैं। सो ये देखिए, ये एमिटर कपल्ड अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट है। आप इसमें देख सकते हैं कि हमने दो एमिटर रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं, RE1 फर्स्ट स्टेज के लिए, RE2 सेकेंड स्टेज के लिए, और दोनों के बीच में हमने एक कैपेसिटर लगाया है, इसीलिए इसका नाम एमिटर कपल्ड अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। कलेक्टर कपल्ड का सर्किट है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप इस सर्किट डायग्राम को देखेंगे और इसको जब आप डिटेल स्टडी कर लेंगे, इसको जब आप अच्छे से बना लेंगे तो आपको इसकी वर्किंग रटने की जरूरत नहीं, ईजिली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो क्या दिख रहा है आपको, दो ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं Q1 और Q2, ठीक है। अब देखिए आप, ट्रांजिस्टर Q1 का जो कलेक्टर है वो कलेक्टर आपका ट्रांजिस्टर Q2 के बेस पे कनेक्टेड है थ्रू R1 C1। सिमिलरली आपका R4 जो है वो Q1 के बेस पे कनेक्टेड है थ्रू दी C2, ठीक है। सो R1 और R4 सेम होंगे, R2 और R3 सेम होंगे, C1 और C2 भी सेम होंगे, और ट्रांजिस्टर Q2 आपकी फाइनल स्टेज है या सेकेंड स्टेज है या लास्ट स्टेज है, उसी के अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। VCC हमने एक पावर सप्लाई दी है, दोनों के एमीटर हमने ग्राउंडेड किए हुए हैं Q1 और Q2 के, ठीक है। अब ऑपरेशन की बात करेंगे। ऑपरेशन के केस में क्या होगा, जैसे ही VCC मिलेगा तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। दोनों ट्रांजिस्टर्स के केस में जैसे ही स्विच ऑन करेंगे सर्किट को तो आपकी ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर करंट है दोनों में इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी।
अब हम जानते हैं कि कलेक्टर करंट आईसी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, बेस करंट पे डिपेंड करती है, बिकॉज आईसी इज बीटा टाइम्स ऑफ आईवी, ये हम जानते हैं। अब हम जानते हैं कि चाहे दोनों ट्रांजिस्टर सेम सीरीज के सेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के भी क्यों नहीं हो, दो ट्रांजिस्टर्स का बीटा कभी भी सेम नहीं हो सकता। सेम सीरीज का होने के बावजूद, सेम कंपनी का होने के बावजूद दो ट्रांजिस्टर्स के बीटा में स्लाइट वेरिएशन होता ही है। इसका मतलब एक ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट दूसरे ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट से थोड़ी सी डिफर करेगी, यानी कि IC1 और IC2 दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, दोनों सेम नहीं होगी। ओके, सो हम ये मान लेते हैं कि सपोज Q1 ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर करंट है वो ज़्यादा है, यानी कि बीटा जो Q1 है, Q1 का जो बीटा है दैट इज़ बीटा 1 वो Q2 के बीटा दैट इज़ बीटा 2 से ज़्यादा है। सो बीटा 1 इज़ बीटा 2 ये हमने अज्यूम कर लिया है। उस वजह से कलेक्टर करंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर विल बी ग्रेटर देन द कलेक्टर करंट ऑफ द सेकंड ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब ये कलेक्टर जो है वो Q1 का जो कलेक्टर है वो Q2 के बेस पे कनेक्टेड है थ्रू द C1। सर्किट में देखिए आप, है ना, तो आपका Q1 का जो कलेक्टर है वो Q2 के बेस पे कनेक्टेड है थ्रू द C1। अब हमने ये भी अज्यूम कर लिया कि कलेक्टर करंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर इज ग्रेटर देन द कलेक्टर करंट ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर। तो उसकी वजह से क्या होगा, दिस कनेक्शन लेट्स द इंक्रीज नेगेटिव वोल्टेज एट द कलेक्टर ऑफ Q1 टू गेट अप्लाइड एट द बेस ऑफ Q2 एंड इट्स कलेक्टर करंट डिक्रीजेस। अब देखिए होगा क्या कि कलेक्टर करंट IC1 जो है वो हमने ज़्यादा अज्यूम करी है, तो उस केस में VCC माइनस IC1 इंटू R1 ये वोल्टेज मिलेगा कलेक्टर जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है C1 पे, वो वोल्टेज मिलेगा। वही वोल्टेज Q2 के बेस पे भी अप्लाई हो रहा है। अब हमने ये पहले ही कह दिया कि IC1 जो है वो ज़्यादा है IC2 से, इसका मतलब क्या हुआ, Q2 का बेस जो है वो Q1 के बेस से ज़्यादा नेगेटिव है। इसकी वजह से Q2 की कलेक्टर करंट डिक्रीज होगी। सो अगर ये एक्शन चलता रहा तो Q2 की कलेक्टर करंट और भी डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से दिस करंट व्हेन अप्लाइड टू द बेस ऑफ Q1 मेक्स इट मोर नेगेटिव विद द क्यूमुलेटिव एक्शन Q1 गेट्स इनटू सैचुरेशन एंड Q2 टू कट ऑफ। सो हमने इनिशियली ये अज्यूम किया कि बीटा ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर इज ग्रेटर देन द बीटा ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर, उसकी वजह से IC1 इज ग्रेटर देन IC2, उसकी वजह से ड्रॉप अक्रॉस दी कलेक्टर करंट कलेक्टर टर्मिनल वोल्टेज एट द कलेक्टर टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो है वो अप्लाई हो रहा है जो आपका ट्रांजिस्टर Q2 है उसके बेस पे, तो वो उसकी करंट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से ये क्यूमुलेटिव एक्शन जब चलता रहेगा तो Q1 तो सैचुरेशन की तरफ मूव होता रहेगा, उसकी तो करंट बढ़ती रहेगी, लेकिन Q2 ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट घटती रहेगी। तो Q1 तो सैचुरेशन की तरफ चला जाएगा और Q2 जो है वो कट ऑफ की तरफ मूव होता रहेगा। ओके, सो द आउटपुट वोल्टेज ऑफ Q1 विल बी इक्वल टू दी, जो सैचुरेशन में होता है उसका आउटपुट हम VC सैचुरेशन से लेते हैं, और Q2 जो आपका कट ऑफ में जाएगा उसके अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं आएगा, मतलब पूरा का पूरा VCC Q2 के कलेक्टर टर्मिनल पे हमको मिल जाएगा। अब कैपेसिटर C1 जो है वो R1 के थ्रू चार्ज होगा। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस C1 रीचेस 0.7 वोल्ट, दिस इज इनफ टू द ट्रांजिस्टर Q2 टू सैचुरेशन। अब आपका क्या हो रहा है, कैपेसिटर C1 जो है वो R1 के थ्रू चार्ज हो रहा है। अब जैसे जैसे उसको वोल्टेज मिलता रहेगा, ये वोल्टेज जैसे ही 0 से बढ़ के 0.7 वोल्ट होगा, 0.7 वोल्ट जैसे ही हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, वही 0.7 वोल्टेज जो C1 के थ्रू जो आपका ट्रांजिस्टर Q2 है उसके बेस पे अप्लाई होगा, तो ट्रांजिस्टर को इनफ वोल्टेज मिल गया ऑन होने के लिए। तो अब आपका Q2 जो है वो सैचुरेशन की तरफ मूव हो जाएगा जो पहले कट ऑफ में था। As this voltage is applied to the base of Q2, it gets into saturation, decreasing its collector current. This reduction of voltage at point B is called is applied to the base of transistor Q1 through the C2. अब आपका Q1 जो ऑन हुआ है, सैचुरेशन में आया है, और हम जानते हैं कि इसके कारण इसकी जो करंट है वो इंक्रीज होगी, और जो कलेक्टर टर्मिनल ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर C2 है वहाँ का जो ड्रॉप है वो सीधा C2 के थ्रू आपके Q1 को मिलने वाला है, तो वो अल्टीमेटली उसकी करंट को डिक्रीज करेगा। सो अब आपका Q2 जो है वो ऑन होने की कोशिश कर रहा है और Q1 को वो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस रिडक्शन ऑफ वोल्टेज एट पॉइंट B इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 थ्रू C2 विच मेक्स द Q1 रिवर्स बायस।
A series of this action turned the transistor Q1 to cut off and transistor Q2 to the saturation. So पहले क्या था, Q1 आपका ऑन था, Q2 ऑफ था. अब क्या हो गया है, आपका Q1 ऑन हो गया और Q2 ऑफ हो गया है. Now point A has the potential VCC, यानी कि अब जब आपका Q1 ऑफ हो गया है तो पूरा का पूरा VCC कलेक्टर टर्मिनल ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा. पूरा का पूरा वही वोल्टेज उसको वहाँ मिल जाएगा क्योंकि आपका Q1 जो है वो ऑफ हो गया है. The capacitor C2 charges through the R2. The voltage across the capacitor C2 when gets to 0.7 voltage turns the transistor Q1 to the saturation. अब आपका Q1 जब ऑफ है तो क्या होगा, वो क्या कर रहा है, आपके कैपेसिटर C2 से चार्ज हो रहा है. तो जैसे ही C2 के अक्रॉस 0.7 वोल्ट वापस आएगा, वही 0.7 वोल्ट Q1 को मिलेगा C2 के थ्रू, क्योंकि वो बेस पे अप्लाई होगा और आपके उस Q1 ट्रांजिस्टर को वापस सैचुरेशन में लाएगा, ऑन कर देगा. तो ये एक क्यूमुलेटिव एक्शन चलता रहेगा. Hence the output voltage and the output waveform are formed by alternate switching of these transistor Q1 and Q2. यानी कि एक बार जब आपका Q1 ऑन है तो Q2 ऑफ है इनिशियली, फिर दूसरी स्टेट क्या आ गई आपकी, Q1 ऑफ हो गया और Q2 ऑन हो गया, ये दूसरी स्टेट हो गई और ये ऑटोमेटिकली स्विचिंग हो रही है बिना किसी ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करने के. So the time period of these on-off states depend upon the values of the biasing resistance and capacitors use, R और C पे, टाइम कांस्टेंट पे. As both the transistors are operated alternately, the output is a square waveform with the peak amplitude of VCC. Square wave मिलेगी. ये देखिए waveform है. VC1 is the output voltage of Q1 and VC2 is the output voltage at Q2. So initially क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेबल स्टेट क्या है आपकी फर्स्ट क्वासी स्टेबल स्टेट आपकी क्या है, Q1 ऑन एंड Q2 ऑफ. थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, Q1 ऑफ हो जाएगा और Q2 ऑन हो जाएगा. सो ये ऑन ऑफ स्विचिंग चलती रहेगी, विच विल बी रिजल्टिंग इन जनरेशन ऑफ अ स्क्वायर वेव. सो एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज अ स्क्वायर वेव जनरेटर. अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की बात करें तो ऑन टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 और ऑफ टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर Q2 किससे दिया जाएगा, सपोज T1, तो वो आएगा आपका 0.69 R1C1. इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, इसीलिए आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद रखिए. दिस इज द ऑन टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 और ऑफ टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर Q2, यानी कि जितने टाइम के लिए आपका ट्रांजिस्टर Q1 ऑन रहेगा उतने ही टाइम के लिए आपका ट्रांजिस्टर Q2 ऑफ रहेगा. एंड दैट टाइम विल बी 0.69 R1 into C1. Similarly, off time of transistor Q1 or on time of transistor Q2 will be T2 equal to the 0.69 R2 C2. अब टोटल टाइम पीरियड ऑफ द स्क्वायर वेव T ऑन प्लस T ऑफ किसके बराबर होगा, T1 प्लस T2 के. सो 0.69 R1 C1 प्लस R2 C2. अगर हम R1 और R2 की वैल्यू को सेम लेके R के बराबर करते हैं और C1 और C2 की वैल्यू हम C के बराबर रखें तो ये जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा T इज इक्वल टू दी 0.69 इंटू 2RC. ओके, अब अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट इज F इक्वल टू दी 1/T. तो ये करीब आ जाएगा 1/1.38 RC और इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो इट विल बी 0.7 RC. दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड स्क्वायर वेव थ्रू द एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. सो क्लियरली वी कैन से कि ये डिपेंड किस पे कर रही है, R और C की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी. अब एडवांटेज क्या है एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के, एक्सटर्नल ट्रिगरिंग की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली स्टेट जो है वो स्विच हो रही है. सो इसकी वजह से ट्रिगरिंग पल्स रिक्वायर नहीं है. तो सर्किट डिज़ाइन सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, ट्रिगरिंग पल्स लगाने का खर्चा बच गया है ट्रिगरिंग सर्किट का, और कैन फंक्शन कंटिन्यूसली क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली स्विचिंग हो रही है. अब डिसएडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक ये है एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो है वो इस सर्किट का ज़्यादा है और आउटपुट सिग्नल की जो एनर्जी है वो कम होगी. कंटिन्यूसली स्विचिंग होने की वजह से आउटपुट सिग्नल की एनर्जी कम होगी. और ड्यूटी साइकिल ऑफ लेस देन 50% और लेस देन और इक्वल टू 50% कैन नॉट बी अचीव, क्योंकि ऑन टाइम और ऑफ टाइम सेम ही है, इसीलिए इस ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% आ रहा है. यानी कि T ऑन इज इक्वल टू दी T ऑफ है. जितने टाइम के लिए Q1 ऑन है उतने ही टाइम के लिए आपका Q2 ऑफ है. सो इसीलिए ड्यूटी साइकिल 50% या इससे कम जो है वो इसमें अचीव करना पॉसिबल नहीं है, 50% से कम. एप्लीकेशन, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स आर यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस सच एज रेडियो इक्विपमेंट में काम में आते हैं, मोर्स कोड जनरेटर्स में काम में आते हैं, टाइमर सर्किट्स में काम में आते हैं, एनालॉग सर्किट्स में काम में आते हैं और टीवी सिस्टम में काम में आते हैं. सो हम देख सकते हैं कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एनालॉग
सर्किट्स और डिजिटल सर्किट्स दोनों में ही बहुत यूज़फुल होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के केस में भी पूछा जा सकता है। स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कैन बी यूज एज अ स्क्वायर जनरेटर, यस इट कैन बी यूज। और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ द अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो उस केस में आपको ये सारे एप्लीकेशंस लिखने हैं। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।